हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली एक अलग मोटिव के साथ आ रहा है क्योंकि पिछला सेशन ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया, एग्जाम्स आपके हो ही गए। अब हम जो नए सेशन में शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पर सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ होगा। क्लास 8th, 9th एंड 10th, यस, हम अनुशाला पर 10th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्टिंग से कोर्स शुरू करने वाले हैं। मतलब कि जिन बच्चों ने अनुशाला से 9th स्टैंडर्ड को कवर किया है अब उनके लिए एक फुल फ्लेज्ड कोर्स अनुशाला पर अवेलेबल होगा। ठीक है, टाइम वाइज हम प्रॉपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रॉपर MCQs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बस आपको सपोर्ट करना होगा। चलो, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिव बताती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता था कि मैम पढ़ना ही क्यों है SST। ठीक है, साइंस का रेलेवेंस समझ में आता है, मैथ्स का रेलेवेंस समझ में आता है। तब मैं हमेशा से शुरू करती थी उनको इस सब्जेक्ट के रेलेवेंस बताने से। ठीक है, एम समझते हैं कि हमारे सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का एम क्या है, हमें क्या सिखाना चाहता है। राइट, तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स से बना हुआ है। सबसे पहला तो मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ज़रूरत क्या है, वाई आर वी स्टडिंग सोशल स्टडीज़। दूसरा कारण क्या है कि जो SST है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें सिखा रहा है, हमें कैसे पढ़ना है ताकि हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकें, और तीसरा हमें मार्क्स कैसे अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है, एक तरीके से इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। राइट, सो बिना देर किए शुरू करेंगे। हम देखने वाले हैं कि सोशल स्टडीज़ पढ़ना क्यों है। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई। वन ऑफ माई टीचर यूज टू से कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना, वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में वाई क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर है तो फिर आप अलग मोटिवेशन से उस काम को करते हैं। ठीक है, चलो, इस पूरे नए सेशन में क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके SST सब्जेक्ट को बोरिंग, लेंदी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से इस तरीके का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, जिसमें आप ये समझ सके कि SST हमको पर्सपेक्टिव दे रहा है, ओपिनियंस दे रहा है हमको। ठीक है, लाइफ स्किल्स कौन कौन से मिल जाते हैं और कैसे हम स्टोरीज के फॉर्म में अपने पूरे सब्जेक्ट को पढ़कर उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। राइट, चलो मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। वाई डू वी हैव टू स्टडी सोशल स्टडीज़? क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप बताता है कि वो किस बारे में है। ठीक है, सोशल, जब भी ये वर्ड सोशल आ रहा है ना, इट सिंपली मीन्स कि ये हमको बताना चाहता है सोसाइटी के बारे में। और हमें सोसाइटी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। राइट, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें ज़रूरत है अपने आसपास एक सोसाइटी की, एक समाज की, लोगों की, फैमिली की, जो हमारा सर्वाइवल जो है ना उसको पॉसिबल कर पाए। क्योंकि ह्यूमन जो है वो बिना इंटरेक्शन के रह नहीं सकता। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं। गेटिंग? चलो, तो शुरू करेंगे। पहला कारण क्या है? मजबूरी। मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, और मैं आपको ईमानदारी से सच बताती हूँ कि अगर आपको कोई दूसरा कारण समझ नहीं भी आता है ना, तो आपके लिए पहला कारण यही होना चाहिए कि भाई हमारी मजबूरी है। आपका भी फेस इसी भाई साहब की जैसा होगा, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मजबूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे करिकुलम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारी पढ़ाई का। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है, अगर आपको पूरा करिकुलम पूरा करना है तो आपको SST तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर SST नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट पानी में गया छपाक। राइट, सोल्यूशन क्या है? मजबूरी है तो हमें उससे निकलना कैसे? ठीक है, अगर कोई भी काम आपकी मजबूरी है और आप उस काम को करने में फ़न ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें लगता है कि सब्जेक्ट हमारे लिए मुश्किल है तो उसको आसान बनाने का काम भी हमारा है। राइट, चलो, कैसे करेंगे सब्जेक्ट को आसान? हमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि वो हमें सिखाना क्या चाहता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपको सिखाता है कि भाई सोसाइटी और उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कि एक सोसाइटी होती क्या है और उसमें किस तरीके से लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारे लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल कैसे है। नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स का भी सर्वाइवल हो रहा है ना इसमें। अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर हैं, और सारे लोग इतनी डाइवर्सिटी में एक साथ सर्वाइव कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सिखाना चाहता है कि सोसाइटी डिफरेंट चीज़ों से मिलकर ही बनती है। अगर सारे लोग एक जैसे होते तो फिर वैरायटी कहाँ होती? ठीक है, हम सारे लोगों में डिफरेंस कहाँ होता? राइट, कनेक्टिंग ह्यूमंस एंड सोसाइटी, सब्जेक्ट आपको सोसाइटी से कनेक्ट करता है। ठीक है, आपको घर से बाहर निकालता है ना, मतलब वो वाला घर से बाहर निकालना नहीं, आपकी जो 4 दीवारी के अंदर आपका जो माइंड नैरो व्यू देखता है हर चीज़ का, उससे आपको बाहर निकालने का काम करता है SST। आपकी सराउंडिंग और रिसोर्सेज के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता है।
ठीक है, आपके एक्शंस का आपके नेचर और सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने घर में पॉलीथीन्स का यूज़ कर रहे हो, एक बार यूज़ करने के बाद उनको फेंक दे रहे हो, ठीक है, या आप उनको जुडिशियसली यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इस बात का बाहर सोसाइटी पर और नेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको किसने बताया, इस सब्जेक्ट ने बताया, ठीक है। या अगर आपको आपके पेरेंट्स ने बताया तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इस सब्जेक्ट ने ही समझाई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। देन गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग क्या है। अब अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो जायज़ है कि हमारे पास क्या होगी, एक गवर्नमेंट होगी जो हमारी कंट्री को क्या कर रही है, रूल कर रही है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट क्या है, किस तरीके से बन रही है, कैसे काम करती है, ठीक है, हमारा उसमें क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ हमको कौन बता रहा है, सब्जेक्ट। क्या साइंस बता रहे हैं, मैथ्स बता रहे हैं, इंग्लिश बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं, नहीं, एसएसटी बता रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट डिमीनिंग अदर सब्जेक्ट्स, आई एम सेइंग दैट कि इस सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। देन इट टेल्स अस दी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, मनी, अपना सपना मनी मनी, ठीक है। नहीं, मेरे सपने दूसरे भी हैं, लेकिन एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स बताता है इकोनॉमी के, सारा कुछ तो नहीं। अगर आप एक छोटे लेवल पर पढ़ रहे हो, 8th 9th 10th तक भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर इकोनॉमी जो है उसका बेसिक बताते हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आप कितना खर्चा करेंगे, कितना कमाएंगे, सेविंग्स कैसे होंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही बेसिक इन चीज़ों का आपको इकोनॉमिक्स, जो कि आपके सब्जेक्ट एसएसटी का एक पार्ट है, वो सिखाता है, राइट। देन लर्निंग फ्रॉम हिस्टोरिकल इवेंट्स। सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहता है कि ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, सिविक्स पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री क्यों पढ़ें। क्योंकि हिस्ट्री आपको सिखाता है कि पास्ट इवेंट से आप सीखते क्या हैं, ठीक है। चलो कोर्स की हिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट टाइम आपने एक बर्गर खाया, ठीक है, जिसको खाने के बाद आपका पेट खराब हो गया, राइट। तो आपको क्या समझ में आया कि यार ये बर्गर या तो मैंने जिस शॉप से खाया है, जहाँ से बनवा के खाया है, उसने गड़बड़ बना के दिया है, या तो फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेरे को ये बर्गर जो है वो मेरी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने अपने पास्ट इवेंट से सीखा ना, अगली बार बर्गर खाओगे तो सोच समझ के खाओगे, या तो खाओगे ही नहीं, या तो बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक प्लेस से खाओगे, गेटिंग। तो नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट, हिस्ट्री आपको सिखाता ही है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम क्या चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा काम किया तो आप उसके लिए अभी भी अच्छा फील करेंगे, अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है तो आप अभी भी उसके लिए गिल्ट फील करेंगे, राइट। कैसे आपकी लाइफ की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो आपके इमोशंस के साथ, आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ रही है, इस बात को सिखाता है हमें हिस्ट्री, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है हिस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि हम सिर्फ अपनी लाइफ की हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे नेशन की, पूरी कंट्री की, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बाकी कंट्री से क्या सीखा, क्या देखा, ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं हमें हिस्ट्री, राइट। बट इवन आई बीइंग अ टीचर ऑल्सो अग्री कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं हमारी एनसीईआरटीज़ में या हमारे करिकुलम में, जो हमें लगता है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार ये तो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली करिकुलम का पार्ट है तो मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त हम कोशिश करेंगे कि उन सर्टेन चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ें और थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, राइट। देन अल्टीमेटली इट प्रिपेयर्स यू टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में जब हम देखते हैं, या जो ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो एक्सेल करे सारी चीज़ों में, ठीक है, टॉपर बने, या अच्छे जो जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको सीखे, समझे, उनका यूज़ करे। लेकिन ये एक सब्जेक्ट है जो आपको सारे तरीक़ों से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, आपको लाइफ स्किल्स देने की कोशिश करता है, ठीक है। कि कल को अगर आप अच्छे सिटीज़न, कल को आप जब अबव 18 ईयर्स होंगे तब आपको पॉलिटिकली कितना एक्टिव होना है, ठीक है। अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो क्या सोच समझ के वोट दोगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ देखोगे वोट देने से पहले, ठीक है। जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे आगे जाके, या अगर आप अभी भी छोटे हो तो आप कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। ये कौन सिखा रहा है, आपका सब्जेक्ट एसएसटी, राइट। तो आई होप इतने कारण तो काफ़ी हैं यार, एक कारण काफ़ी हो जाता है काम करने के लिए, मैंने तो आपको इतने सारे कारण दे दिए, ठीक। चलो, सो आई होप वाई तो क्लियर होगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें हमें दे रहा है, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि एसएसटी जो है ना, अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें, है ना, अपना चश्मा साफ करें, पॉजिटिविटी लगाएं उसमें, है ना, पॉजिटिविटी के लेंस लगाएं अपने चश्मे में, धूल साफ करें, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एक्चुअली अ ट्रेजर ऑफ स्किल्स,
ये हमको इतनी सारी स्किल सिखाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है ना इसके अंदर, 4 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं हम, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट में भी इतने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं, राइट। तो बेसिकली सब्जेक्ट आपको ढेर सारी स्किल्स देने का काम करता है। बस अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर, अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी सारी स्किल्स जो है वो इनकलकेट होती जा रही हैं, राइट। देखो क्या स्किल्स दे रहा है, सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि आपकी एक विचारधारा बना रहा है कि किस नज़रिए से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है कि दूसरे लोग कैसे अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, या एक ही चीज़ के कितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ डैम्स, ठीक है, डैम समझते हैं हम, राइट। डैम क्यों बन रहा है? ताकि हम पानी को रोक कर उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ये तो एक डेवलपमेंट के नज़रिया हो गया, डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको यही सब्जेक्ट दिखा देगा कि डैम्स बनने के कारण कहीं पर फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ को खाली कराना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस कराना पड़ता है, लोगों का एग्रीकल्चर ख़राब होता है, राइट। तो हमने अभी तक सिर्फ एक डेवलपमेंट की नज़र से पॉजिटिव आउटलुक देखा, लेकिन जब हमने सब्जेक्ट को थोड़ा और ध्यान से पढ़ा तो हमें उसका नेगेटिव आउटलुक भी समझ में आया, ठीक है। फिर तीसरा आउटलुक क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी ज़रूरी है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। लोगों को डिस्प्लेस करना भी मतलब एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनकी जगह से उनको हटाया जा रहा है। बीच का एक रास्ता देखो, ठीक है, सोल्यूशन क्या है ना, हम किस तरीके से लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। कितना आपको एक छोटे से डैम जैसे एक छोटे टॉपिक से आपको कितना वाइड पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, गेटिंग। दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि भाई आँख बंद करके मत पढ़ो, इससे अच्छा बिल्कुल ही मत पढ़ो, फेल हो जाओ, आई वुड सजेस्ट, राइट। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, उसकी इंपॉर्टेंस समझ के पढ़ो, और जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उस सब्जेक्ट से ले सकते हैं उतना ज़रूर से लें, राइट। देन एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन, अगेन जैसे हमने डैम वाला जो टॉपिक देखा छोटा सा, ठीक है, एनालिसिस कर पा रहे हैं ना हम कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। किसी भी जगह पर डैम बन रहा है तो क्या क्या चीज़ें देख कर बनाओगे। और दूसरी चीज़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, एक्सप्रेशन का मतलब कि आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सोल्यूशन, सारी चीज़ें मिलाकर जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आप अपने आंसर्स लिखते हैं या आप किसी के सामने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, उसमें अलग ही समझ में आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा है मतलब उसको नॉलेज है, ठीक है। तो आपका एक अच्छा खासा मैं बोलूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ये सब्जेक्ट आराम से कर देता है, ठीक है। देन कंटेम्पलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो ही जाते हैं, ठीक है। और कंटेम्पलेट करने का मतलब है उनको सोच पाना, ठीक है, एक तरीके से दिमाग में आप उनका एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है। कैसे होगा? जब आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स पता होंगे, ठीक है, तब तो आप जाके जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं कि अगर कहीं पर वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर जैसी खबरें सामने आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? जब तीसरा वर्ल्ड वॉर के बारे में खबरें आ रही हैं तो आपको पुराने 2 वर्ल्ड वॉर भी तो पता होने चाहिए ना कि क्यों हुए थे, है ना, बेसिक कारण क्या था उनका, और कैसे तीसरा वर्ल्ड वॉर जो हो सकता है वो कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी सब्जेक्ट यह आपको सिखा देगा कि थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा सब्जेक्ट थ्योरी है ना, हिस्ट्री मेजरली थ्योरी है, बाकी सब्जेक्ट कंसेप्ट प्लस थ्योरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे जाकर आर्ट्स लेने वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले हैं, या आप कॉमर्स भी लेते हैं तो उसमें जैसे बिजनेस स्टडीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट थ्योरी है ना, इनको पढ़ने की एक कला दे देता है आपका सब्जेक्ट एसएसटी। बेसिकली ये प्रिपेयर कर रहा है आपको आगे जाके पढ़ने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ना आपको जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर ये सब्जेक्ट करा देगा, राइट। देन नोट मेकिंग, कितनी भी हायर स्टडी कर लो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी स्ट्रीम चुन लो, नोट मेकिंग हर जगह पर ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस सब्जेक्ट के नोट मेकिंग आप सीख लेंगे तो आपको आगे जाके सारे नोट मेकिंग ईजी हो जाएगी आपके लिए, राइट। आंसर राइटिंग सिखा देता है। आंसर राइटिंग मतलब अगेन इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखना सीख लोगे तो आगे के लिए जितनी भी क्लासेस में पढ़ोगे या जितने भी कॉलेजेस में या जो कुछ भी करोगे आगे, ठीक है, वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग में कभी भी समस्या नहीं आएगी। एंड स्टोरी टेलिंग, ये सब्जेक्ट बहुत ही एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है मैं कहूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा है, साथ में आपको स्टोरी टेलिंग का आर्ट भी सिखा दे रहा है। क्योंकि मैं खुद जब एसएसटी पढ़ाती हूँ, स्पेशली हिस्ट्री की बात अगर मैं करूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्टोरी टेलिंग यूज़ होती है, लेकिन स्पेसिफिकली हिस्ट्री की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ना स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है।
नई नई चीज़ें आपको बता देगी, कैसे मैं कहानी को बताऊं कि बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, या वो कैसे उन चीज़ों को सुनेगा और समझेगा, राइट। तो इतनी सारी स्किल्स प्रोवाइड कराने के बाद अगर आप इतने स्मार्ट नहीं बने तो मतलब आपने सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा नाम बदल लेना, बिल्कुल नहीं बदलना, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन स्किल्स, राइट, ताकि सब्जेक्ट अगर पढ़ना हमारी मजबूरी भी है, हमारे करिकुलम का एक हिस्सा भी है, तो भी उस मजबूरी से हम कुछ ना कुछ सीख कर बाहर निकले, है ना। आगे आने वाले जो हमारे पास चैलेंजेस होंगे हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, गेटिंग। चलो भाई, अब ये हो गया आपका वाई क्लियर कि क्यों पढ़ना है, और मैंने आपको एक बड़ा कारण बता दिया कि ये सब्जेक्ट आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, नई नई स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गेटिंग। तो कुल मिला के अब आपको पूछना ही पड़ेगा कि पढ़ना कैसे, ठीक है। चलो सब मानते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, अच्छी चीज़ है, डन। पढ़ना कैसे, तो पढ़ने के तरीके मैं बताऊंगी, ठीक है। रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट डेवलप करो अपना, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करने का काम जितना टीचर का है उतना ही स्टूडेंट का है, राइट। एक टीचर आपको पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है, अलग अलग कहानियाँ ढूंढ कर ला सकता है, अलग अलग तरीके ढूंढ कर ला सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन में बनाकर बैठे हो कि यार सब्जेक्ट बोरिंग है, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वन वे नहीं है ना, ठीक है। आपको उतनी मेहनत सामने से करनी पड़ेगी, आपको उतना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, मिसकंसेप्शन हटाओ कि सारे सब्जेक्ट थ्योरी है, नहीं है। हिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट थ्योरी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब में कंसेप्ट्स हैं, सब में कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। पॉलिटी में भी कंसेप्ट्स हैं, ज्योग्राफी में तो पूरे ही कंसेप्ट हैं, नेचर के बारे में हम अपनी अर्थ के बारे में जहाँ पर पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। और इकोनॉमी भी एक तरीके से पूरे कंसेप्ट्स उसमें हमको समझ में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पैसा है, आई अंडरस्टैंड, अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं लेकिन अगर वो 100 रुपये मैं खर्चा ही नहीं कर रही तो क्या इकोनॉमी, गेटिंग। 100 रुपये मैं कैसे खर्च कर रही हूँ, ये मेरा ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो वहाँ पर कंसेप्ट और थ्योरी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट आप दिमाग में ही बनाकर बैठे हो कि पूरा एसएसटी थ्योरी है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री थ्योरी है, बाकी तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर कंसेप्चुअल है और थोड़ी थोड़ी थ्योरी को भी इंक्लूड करते हैं, गेटिंग। तो हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, राइट। कंसेप्ट समझ के थ्योरी पढ़नी है, रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रटोगे तो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है, कितना ही रट पाओगे, राइट। इसलिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी खुद से बना लो, 1-2 बार पढ़ो, फिर अपनी खुद की थ्योरी चलाओ वहाँ पर आप, ठीक है। लैंग्वेज आप अपनी चलाओ, कंसेप्ट सही समझो और रटने से बचो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। अरे रटो ही मत ना, समझो, सिंपल। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होती ना जो आपको समझ में ना आए, 1 बार समझो, 2 बार समझो, एक से नहीं समझ में आ रहा दूसरे टीचर से समझो, क्लासमेट से समझो, पर समझो, ठीक है, रटो मत। देन दूसरा तरीका क्या है, पहले ओवरव्यू लो, उसके बाद पढ़ो। जिन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में नींद आ जाती है, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा है या समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, आप पढ़ो ही मत ना, पहले मत पढ़ो। जब आपको पढ़ने से नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो पहले रीडिंग करनी ही नहीं है। पहले आप सब्जेक्ट का, टॉपिक का ओवरव्यू लो, ठीक है। आपके अगर क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप उनको बोलो कि पहले हमें चैप्टर समझा दो, ठीक। अनुशाला पर सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि मैं रीडिंग तो कराती नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूरे सब्जेक्ट की एक छोटे से फॉर्मेट में एक आउटलाइन मिलनी चाहिए, एक ओवरव्यू मिलना चाहिए, ठीक है। अनुशाला पर हम यही करने वाले हैं कि पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आउटलाइन दी जाएगी, उसके बाद उस चैप्टर को शुरू किया जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप जाकर एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, आपके माइंड में एक तो जब आप रीड करेंगे तो रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप वहाँ पर हो जाएगी, गेटिंग, ठीक है। ओनली इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट एंड लेंदी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक बार में रीड करके समझ सकते हैं, तो पहले आप अपने आप को वहाँ पर चैलेंज मत करो, ठीक है। आप रीड करो और फिर उसके बाद वीडियो देखो, राइट। डिपेंडेंट नहीं होना है कि सारे बच्चे पहले वीडियो देखते हैं फिर रीड करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी पहले रीड करके समझने की है, गो फॉर दैट मैथड, राइट, ठीक है। पहले वीडियो देखो, फिर एनसीईआरटी से रीड करो, राइट। तो भाई बाबूराव गणपतराव आप्टे को हमारा आइडिया मस्त लगा, ठीक है। आप बताएं आपको ये प्लान कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में, राइट। इग्नोर माई राइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा राइट होकर रॉन्ग हो जाता है सब कुछ। देन एनसीईआरटीज़ आर इनफ,
ये पॉइंट ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है अभी पिछला सेशन निकला ही है, पूरा निकला भी नहीं है अभी ठीक से। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि मैम क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट बता दो, या कहाँ से पढ़ें, नोट्स कहाँ से बनाएं। क्या ज़रूरत है भाई, खरीद के दी है ना पेरेंट्स ने एक किताब NCERT नाम की, पढ़ो उससे। NCERTs आर सफिशिएंट, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसकी NCERT आपके लिए काफ़ी है। ठीक, कारण इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, जितना बनना चाहिए उतना उसमें लिखा हुआ है, प्रॉपर समझाया गया है, राइट। देन लैंग्वेज ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। हाँ, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट टर्म्स जहाँ पर जैसे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में या नाजिज़म वाले चैप्टर में कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यूरोपियन लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें एज इट इज़ दिए जाते हैं, उनके मतलब हमें आराम से मिल जाते हैं NCERT में, या गूगल पे मिल जाएंगे, या मैं बता दूंगी, पढ़ो लेकिन NCERT। ठीक है, पॉइंट्स कैन बी प्रिसाइजली मार्क, आराम से पॉइंट्स मार्क हो जाते हैं। ठीक है, कहीं और नोट्स के लिए भागने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जब पढ़ाती हूँ मैं किसी भी वेबसाइट को रेफ़र नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT से नोट बनाती हूँ, वही चीज़ आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तब भी NCERT के नोट से ही पढ़ाती हूँ, राइट। देन इट गिव्स एन आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग। NCERT का जो फॉर्मेट होता है ना, पहले एक कंसेप्ट को बताएगा, फिर पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, लास्ट में कंक्लूड करेगा, ये सब आपको एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप NCERT से पढ़ते हो, NCERT से नोट्स बनाते हो, तो वहाँ पर आपको आंसर लिखने का एक फॉर्मेट पता चल जाता है, राइट, जिसको आप अपने टीचर्स की मदद से, मेरी मदद से क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं अपने आंसर्स को, है ना। अब राइट नहीं बोलूँगी, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट मेक्स यू फ्लुएंट विद द लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, आप भी गोपी भाई की तरह वेल ब्रो, हु द, यू द, आर इज़ द, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आप NCERTs को रीड करेंगे। मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती या जो पढ़ नहीं पाते हैं ना, उसका, या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एग्जाम्स में, उसका एक कारण यही है कि उनको रीडिंग ही नहीं आ रही। गेटिंग, कारण यही है ना। या बेसिक वोकेबलरी जो स्ट्रॉन्ग अभी तक हो जानी चाहिए 8th 9th तक, वो नहीं हो पाई, राइट। जिसका एक कारण ये भी है कि आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। आप सोचते हैं NCERT में यार रीड नहीं करते बनता है, स्किप कर दो, सिंपल। किसी और के नोट्स लो, टीचर्स के नोट्स लो, इतने सारे ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़ लो। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। बेसिक ABCD नहीं सीखोगे तो क्या सोच रहे हो कि सेंटेंस बना के ऐसे लिख लोगे? नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस रियलिटी के सामने कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा कि मेरे को बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक, जो आज के समय पे नेसेसरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंग्लिश में एकदम ही मतलब एकदम ही ज़्यादा सबसे बेस्ट इंग्लिश बोलने लगे, नहीं, मैं खुद नहीं बोलती, ठीक है। मेरा मानना इतना है कि लैंग्वेज है इंग्लिश अल्टीमेटली, तो मुझे उतनी आनी चाहिए कि जिसको मैं पढ़ के समझ सकूं, बोल सकूं, लोगों को समझा सकूं और लिख सकूं, इतना सफिशिएंट है, ठीक। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी नहीं जाना है तो बेसिक इंग्लिश तो सीख लो, ठीक है, जो कि आएगी रीडिंग से। 10 बार रीडिंग करो, समर वेकेशंस आ रहे हैं, रीड करो, रीड कर करके छोड़ दो, ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, तैयारी तभी तो होगी, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? स्टोरीज बना के, ठीक है। मैंने आपको बताया कि SST आपको सिखाता है स्टोरी टेलिंग का आर्ट, राइट। तो हमें कैसे पढ़ना है? स्टोरीज बना के ही पढ़ना है। अगर मैंने आपको कोई, मान लो मैंने आपको सिखाया नाजिज़्म के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया, राइट। अब नाजिज़्म के बारे में आपको अपने दिमाग में स्टोरीज बनानी है, ठीक। आपको अगर वो बता रहे हैं कि भाई ज्यूस लोगों को मार रहा था, तो कैसे मार रहा था? आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप चाहे तो पिक्चर्स देखें उसके लिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें जागने लगेगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी मूवी देख कर आते हैं, ठीक है, आप जैसे मान लेते हैं 3 इडियट्स, ठीक है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी। अब क्या आपको अलग से बैठ के मूवी को याद करना पड़ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो 3 घंटे आपने मूवी देखी, आपने उसको विजुअलाइज किया, आपने उसको देखा, आपने उसको सुना, ठीक है, वो चीज़ आपके दिमाग में चली गई। इसी तरीके से जब आप अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे हम किसी को स्टोरी की, मूवी की स्टोरी सुनाते हैं, है ना, तो हम भूलते हैं क्या उसको? नहीं भूलते, या हम याद करके बैठे हैं, डायलॉग्स भी हमें अपने आप याद हो जाते हैं। क्यों? पहली बात तो हम इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हमें लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हमें मज़ा आ रहा है उसमें, ठीक है। और तीसरी चीज़ वो स्टोरी फॉर्मेट में होती है, राइट। तो पढ़ने का तरीका यही है कि जो चीज़ बोरिंग लगती है उसकी स्टोरी बना लो, ठीक है, उसको फ़नी इंसिडेंट से रिलेट करने की कोशिश करो,
है ना। जब हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी, राइट। ठीक है, टू रिमेंबर चैप्टर्स इन एन ईजी वे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग स्टोरीज अबाउट इट। टेल अदर्स इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में लोगों को स्टोरीज समझाओ, है ना। राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर ऑन अ ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज लो और चैप्टर की आउटलाइन लिखना चालू कर दो कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और इस तरीके से काम हुआ, ठीक। कीप इंक्लूडिंग सम फ्रेजेस एंड वर्ड्स एग्जैक्टली फ्रॉम योर बुक। ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत बात का स्टेप है एक्चुअली, ठीक है। जब आप पढ़ना सीख लें, जब आप पूरे चैप्टर को एक बार समझ लें, फिर उसके बाद जब आप जो अपनी स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है, या जो आप अपने ब्लैंक पेज पे नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पर आप ना वर्ड्स, आपकी बुक में से कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स को एग्जैक्ट वहाँ पर लिखने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको हेल्प करती है आंसर राइटिंग में, राइट। चलो, देन लिंक द सब्जेक्ट विथ ईच अदर। ये मैं हमेशा से, जितनी बार मैंने वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर भी, मैंने उसमें ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड की है कि आपको सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करते बनना चाहिए। एसएसटी के जो चारों सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड किताबें अलग हैं, पीरियड्स अलग लगते हैं, हो सकता है टीचर्स भी अलग पढ़ाते हो, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट जो है ना, ये एक्चुअली एक साथ पढ़ने के। कोई भी टॉपिक जो हिस्ट्री का है वो कहीं ना कहीं सिविक्स से जुड़ा है, ज्योग्राफी से जुड़ा है और इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, तभी तो इन चारों को एक साथ एक सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है ना। सोचने वाली बात है, अगर जुड़े नहीं होते, इंटरलिंक्ड नहीं होते, तो एक साथ क्यों रखते। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही इंटरलिंक कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक कि भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या था, ठीक है। भोपाल में एक फैक्ट्री के अंदर, या ठीक है, एक पर्टिकुलर बेसिकली एरिया शहर के बाहर नहीं था, शहर के अंदर ही था, और वहाँ पर क्या हुआ, गैस लीकेज होने के कारण बहुत ज़्यादा हज़ार्डस सिचुएशन वहाँ पर बन गई थी, ठीक है। अब हम इस सब्जेक्ट को, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजिडी चारों सब्जेक्ट से कैसे रिलेट हो रही है, इंटरलिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये बेसिकली टॉपिक आपका सिविक्स में आता है क्लास 8 के अंदर, ठीक है। लास्ट चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ के आसपास का कुछ चैप्टर है, उसमें आपका ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसको मैं आपको चारों सब्जेक्ट से रिलेट करके बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई, हिस्ट्री, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, यही तो 4 सवाल पूछने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजिडी आज नहीं हो रही है, हो चुकी है, इट इज़ द मैटर ऑफ पास्ट, ठीक है। तो इसको हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट किया हमने, कब, कहाँ, कैसे और क्यों ये चीज़ हुई, ठीक। ज्योग्राफी को कैसे देखोगे आप इससे जोड़ के, कि भाई अगर ये गैस लीकेज हुआ तो कौन सी गैस लीक हुई, उसने क्या नुकसान हमारे आसपास के लोगों को किया, क्या नुकसान उसने इन्वायरमेंट को किया, और आज क्या हमें उसके कोई इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिविक्स, सिविक्स क्या बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का एक्शन क्या था, ठीक है। गैस लीक होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो उसने लोगों की हेल्थ को, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या किया, अफेक्ट किया, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या जिसकी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट ने वहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया, ठीक है। पता चलता है कि भाई ये एक फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अगर काम कर रही थी, तो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने उस फॉरेन कंपनी के लिए क्या रूल्स बनाकर रखे थे, ठीक है। हमारे यहाँ पर आने वाली जितनी कंपनी है, उनके सेफ्टी मेजर्स के ऊपर क्या गवर्नमेंट हमारी क्वेश्चन उठाती है या नहीं, ठीक है। ये कहाँ से जुड़ता है, सिविक्स से, गवर्नमेंट के एक्शन से, राइट। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कैसे जुड़ेगा, इकोनॉमिक्स से जुड़ेगा ऐसे कि अगर एक फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तो क्यों एक डेवलप्ड कंट्री से आकर एक डेवलपिंग कंट्री में कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री क्यों लगा रहा है, कुछ फ़ायदा होगा ना, नुकसान में तो काम करता नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदे हुए, ये किससे जुड़ेगा, इकोनॉमिक्स से। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर मिल जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो हज़ार्डस सिचुएशन में भी काम करने के लिए वो भी कम पैसे में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर काम करते हैं, पैसे कम लेते हैं, राइट। सेफ्टी मेजर्स का उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो ये सब कहाँ से आया, ये सब यहाँ से पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो हमने देखा कि एक टॉपिक को हमने चारों सब्जेक्ट से इंटरलिंक किया। अगर मैं इस टॉपिक को, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविक्स का एक छोटा सा पार्ट है, उसको सिर्फ सिविक्स में पढ़ाती, तो आपका दिमाग इतनी चीज़ें समझ कैसे पाता। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज़ दैट कि किसी भी टॉपिक को अगर आप एसएसटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, इतना आपको इंटरेस्ट लेना है, इतनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब है। फाइन, चलो लास्ट, नोट मेकिंग इज़ कंपलसरी। मुन्ना भाई पूछ रहे हैं ज़रूरी है क्या, बिल्कुल ज़रूरी है,
ठीक है। नोट मेकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है सबसे पहले तो मल्टीपल रीडिंग करना। एक बार रीड करके अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो किताब छप जाएगी। व्हेन आई स्टार्टेड इन माई कॉलेज डेज, जब मैंने पढ़ना शुरू किया ढंग से, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया, तब जब मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं एक बार बुक पढूं और नोट्स बना लूँ, तो मुझे समझ में आया कि ये तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं सारा कुछ लिखते चले जा रही हूँ, है ना। दूसरी किताबें छप रही हैं, पूरे रजिस्टर्स भर जा रहे हैं, राइट। और वो नोट्स को दोबारा पढ़ने नहीं वाली, क्योंकि ऐसा लगता था कि अब ये पढ़ रही हूँ, इतना ही तो ज़्यादा किताब में लिखा है, 2 शब्द और पढ़ लूँगी तो क्या चला जाएगा। गेटिंग। कभी भी एक रीडिंग के बाद नोट्स बनाने मत बैठना, राइट। तो मल्टीपल रीडिंग ज़रूरी है, मुन्ना भाई को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, नोट मेकिंग मेक्स योर लर्निंग ईजी। जब आप अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट से पढ़ते हो ना, तो वो आपके मेमोराइजेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाती है, ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में टिकती है। इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल। नोट बना रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है, लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, राइट। एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर फर्दर लर्निंग ऑल्सो, ठीक है। यहाँ जो है ना, ये राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने वाली बात, लेट मी टेल यू, मेरा मैथ्स के साथ कुछ खास जमती नहीं है, ठीक है। तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो मैं क्या करती थी, मैथ्स में एग्जाम के एक दिन पहले जब मुझे समझ में आता था कि अब मैं ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बजाय पेन उठाकर सॉल्व करने की जगह क्या करती थी, कॉपी खोल के बैठती थी और उन सारे सम्स को देखती चली जाती थी। हाँ, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ऐसे हुआ, ये इसके बाद ये स्टेप हुआ, ऐसे करके। और जब मैं एग्जाम में जाती थी तो मैं कुछ नहीं लिख पाती थी। यस, कारण क्या है, वहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि मैं देखती जा रही हूँ, मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं, वो एक्चुअली मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, उन सम्स को सॉल्व करके देखने की ज़रूरत है। सेम होता है आपके थ्योरी सब्जेक्ट के साथ। हमें लगता है कि हमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, इतने सारे पॉइंट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप हाथ नहीं चलाओगे ना, तो एग्जाम में आपका हाथ नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, एग्जाम में कहाँ देख पा रहे हो, एग्जाम में तो ब्लैंक पेपर दिखता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। गेटिंग? हाँ भाई, यहाँ देखो, एक और बहुत ज़रूरी बात, किसी और के नोट्स यूज़ मत करो, नो नीड ऑफ इट। दूसरे लोगों के नोट्स क्यों नहीं यूज़ करने हमको? क्योंकि दूसरे लोगों के नोट्स यूज़ करने से क्या होता है कि हम हमेशा शॉर्टकट्स में अटके रह जाते हैं, राइट। अगर आपको नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं तो आप खुद से नोट्स बनाने की मेहनत करोगे क्यों? व्हेन आई टीच ऑफलाइन, मैं हमेशा अपने नोट्स बना कर रखती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी भी मैं अपने बच्चों को नोट्स देती नहीं। जिसका कारण क्या है, क्योंकि अगर उनको मेरे नोट्स मिल जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मैम ने बनाया मतलब सही है, ठीक है। और जब ये व्यक्ति मेहनत कर चुका है, जब हमें सही सही नोट्स मिल रहे हैं, तो हम खुद क्यों मेहनत करेंगे, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओ और उनको पढ़ो। गेटिंग? Until unless you become pro in नोट मेकिंग। अगर आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छे से बनने लग जाए ना, एकदम प्रो हो जाओ, तब भले दूसरों के नोट्स यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो चुकी है, राइट। तब भी मैं सजेस्ट करूँगी मत करो, है ना। तब आपको ऐसा लगेगा कि यार जब मैं खुद कर सकता हूँ, उसमें मेरा फ़ायदा ही हो रहा है, मुझे याद भी हो रहा है, मुझे लिखते भी बन रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, तो क्यों दूसरे के नोट्स यूज़ करूँ। गेटिंग? राइट। रीज़न क्या है? क्योंकि फिर आप शॉर्टकट्स की तरफ चले जाओगे, और शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको हार्डवर्क करने से हमेशा रोकते हैं, और शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कभी भी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। नाउ लेट अस कंक्लूड अवर वीडियो विद द लास्ट टॉपिक, दैट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, सारी स्किल सीख ली, अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से SST में हम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आती है वो आप अच्छे से दूसरे को समझा पाते हो, ठीक है। और समझाना कहाँ है? हमें समझाना है अपनी आंसर शीट्स में, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, कितना पढ़ना है ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। जब हम इस लेक्चर के बाद, जब एक्चुअली हम अपने पढ़ाने वाले लेक्चर चालू करेंगे अनुशाला पर, तो सबसे पहले हम सारी क्लासेस का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, डिलीटेड कौन सा है, कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, तब आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर हो जाएगी कि कितना पढ़ना है, उतनी ही लिमिटेड चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। देन ये भी हमें पता होना चाहिए पुराने क्वेश्चन पेपर से कि किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितने मार्क्स का जनरली पूछा जाता है, ठीक है। ऑल्दो ऐसे डिसाइडेड नहीं रहता है, लेकिन जैसे 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड का जो डायरेक्शन आता है, ठीक है, वहाँ से,
वो आपको क्या बताता है कि हर सब्जेक्ट से 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स जो है वो चारों सब्जेक्ट में डिवाइडेड होते हैं, उसमें से भी कि हिस्ट्री में से 80 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, ठीक है, और 2 मार्क्स का मैप आ रहा है, राइट। देन ज्योग्राफी में 17 मार्क्स की थ्योरी आ रही है और 3 मार्क्स का मैप आ रहा है। बाकी 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स के और बाकी 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके सिविक्स के, राइट। तो ये जो पैटर्न है ना, ये हमको पता चलता है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स में। गेटिंग? देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ईजी चैप्टर्स। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, और आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें ईजी चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, ठीक है। ऑल्दो जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन करने को पहुँचते हैं लास्ट में, तब आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो ईजीएस्ट चैप्टर है ना, वो तो आपके प्रिपेयर हो ही जाए, क्योंकि ईजी चैप्टर पहले प्रिपेयर करने से आपके अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। गेटिंग? देन रिवाइज विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपको रिवीजन जो है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी ज़रूरी है पता होना, है ना, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। तो हम ये काम करने वाले हैं जब हम अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल एग्जाम्स हो, ठीक है। जैसे कि अभी ये वाले फाइनल एग्जाम से पहले मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो आउट किया था, राइट। देन राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के समय नहीं, ये मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमें अभी से इनकी प्रैक्टिस करते चले जाना है, राइट। हमें राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करनी है। एक चैप्टर खत्म हुआ, मतलब रादर आई वुड से कि चैप्टर खत्म होने का भी वेट मत करो। एक टॉपिक आज आपने पढ़ा है, घर आके उसको लिख कर देखो, ठीक है। वहाँ से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होगी, तो इतना ज़्यादा लिख लोगे ना एग्जाम से पहले कि फिर आपको लिखने की टेंशन वहाँ पे नहीं होगी, राइट। बिकॉज ओनली योर कॉपी रिप्रेजेंट्स योर नॉलेज इन एग्जाम, ठीक है। एग्जामिनर को नहीं पता है, चेक करने वाले को नहीं पता है कि आपको कितना आता है, वो सिर्फ वही जान पा रहा है जो आपने कॉपी में लिखा है। गेटिंग? तो कॉपी में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब कुछ हम पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे, ठीक है। मैं हूँ, टेंशन मत लो। गेटिंग? देन यूज फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स। ये जब हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे ना, तभी मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज़ को, बड़े डेटा को छोटे फॉर्म में कैसे याद किया जाता है। रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। माइंड मैप्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, रफ स्केच बनाकर या मैप की मदद से हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं। देन हर चैप्टर के लिए आउटलाइन बनानी है, जैसे मैंने अभी बताया कि ओवरव्यू लेंगे हम पहले। उससे क्या होता है, स्टोरी आसानी से याद हो जाती है। स्टोरी आसानी से याद होती है ना, तो फिर हमें सीक्वेंस भी याद हो जाता है, डेट्स भी याद होने लग जाती हैं और धीरे धीरे करके हम उस चीज़ में थोड़ा बेटर कर पाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स मतलब ज़्यादातर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी टच किया जाता है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनके क्वेश्चंस को लिख के देखना पड़ेगा। देन डेट्स अगर याद नहीं होती है तो उसके लिए बनानी पड़ेगी टाइमलाइन। टाइमलाइन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझा दूंगी, राइट। सारा कुछ इसी वीडियो में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि किसी एक मतलब जितना कुछ भी हमें ज़रूरी है सब्जेक्ट के बारे में जानना, वो आपको एक वीडियो में पता चल जाए, आपको अलग अलग वीडियोज़ ना देखने पड़े उसके लिए, राइट। सो फाइनली बताएं भाई, आप कन्विंस हो गए हैं या मैं और बोलूँ? ठीक है, काफ़ी आई है 30-45 मिनट्स का कुछ का वीडियो बनने लग गया है, ठीक है। तो इतने में कन्विंस हो गए हो तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर तो करना बनता ही है, इतनी देर से बोल रही हूँ मैं, राइट। बाकी ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बेसिकली कि हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे, है ना। यहाँ पर मैंने आपको जितना कुछ मैं सब्जेक्ट के बारे में समझा सकती थी, अब तक मेरे नॉलेज में जितना है उतना मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अब जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करेंगे तो आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। जितनी मेहनत मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर उतनी मेहनत आप भी अपने लिए करेंगे तो फिर वाकई हम रिजल्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं। साथ में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे। अनुशाला पर एक मोटिव लेकर मैंने जब ये काम शुरू किया था, चैनल जब शुरू किया था, मेरे दिमाग में एक ही मोटिव था कि मुझे पढ़ाना नहीं, मुझे सिखाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे जितने टीचर्स मिले हैं मुझे, आज भी मैं जिनकी स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में ये चीज़ आती है कि उन्होंने कभी भी पढ़ाने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने सिखाने पर फोकस किया है। और जो टीचर सिखाने पर फोकस करता है
वो खुद भी सीखता है और साथ में बच्चों का एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट कर पाता है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ हो पाती है बच्चों की, जिसमें वो डिपेंडेंट नहीं रहते उस टीचर के ऊपर भी। ठीक है, हमें बनना है आत्मनिर्भर। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो आत्मनिर्भर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के पढ़ने के मामले में नहीं, सारी चीज़ों में जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट बने कि आपको टीचर की भी ज़रूरत ना पड़े। गेटिंग? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और थोड़ी भी मदद आपकी अगर इस वीडियो से हुई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लाइक नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन जाकर शेयर करो लोगों के साथ, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इतनी जो मैं इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, उसका आपके लिए कुछ यूज़ है। गेटिंग? थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।